इमरान खान के सहूलतकार कुछ और पकड़े गए। वो कौन से लोग हैं और कहां से पकड़े गए? पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में आमने सामने हो गए, बड़े जोरदार खड़ाक कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। तोशा खाना एक रेफरेंस नया बन रहा है इमरान खान साहब पे। कराची के इलाके कारसाज में एक अमीरजादी ने कुछ लोगों को कुचल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम नईम साकिब है और आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मेरी ये आज की वीडियो देख रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो आज की जो हम खबरें डिस्कस करेंगे, पहले तो एक इमरान खान के सहूलतकार कुछ और पकड़े गए। वो कौन से लोग हैं और कहां से पकड़े गए, एक तो ये मामला आज डिस्कस करेंगे। दूसरा मामला कि कराची के इलाके कारसाज में एक अमीरजादी ने कुछ लोगों को कुचल दिया। तेज रफ्तार गाड़ी में सवार थी और टक्कर मारी। ये क्या मामला है, पर्चा हुआ या नहीं हुआ? और उसके अलावा इस पे बड़ी सारी तनकीद चल रही है सोशल मीडिया पे कि खातून ने शराब पी हुई थी मुबैना तौर पर, कि क्या वो नशे की हालत में थी या नहीं थी, इस पर भी बात करेंगे। और एक और बड़ा इम्पोर्टेंट मामला कि कुछ एक नया केस तोशा खाना, एक रेफरेंस नया बन रहा है इमरान खान साहब पे। वो रेफरेंस क्या है और किस तरह उनमें उनकी खान साहब को क्या सज़ा हो सकती है, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा एक और मामला वो ये कि जो पंजाब हुकूमत है और पीपल्स सिंध हुकूमत यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में आमने सामने हो गए, बड़े ज़ोरदार खड़ाक कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, बातें की जा रही हैं। तो उससे आगे क्या होगा, इस पे इनका क्या असरात पड़ेंगे? जो एक कोalition गवर्नमेंट है उस पर इसका असर पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता है, ये आज की डिस्कशन है। तो पहली खबर जिसमें मैंने बात की थी कि अडयाला जेल से मुबैना सहूलतकारी के इल्ज़ाम में 6 अहलकार गिरफ्तार हुए हैं। जी, उन पर इल्ज़ाम था कि वो इमरान खान साहब को सहूलियात मैसर कर रहे हैं, उनकी सहूलतकारी कर रहे हैं और उनकी खबरें इधर उधर फैला रहे हैं। जिनको इन्फॉर्मेशन देनी है उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और ये जो आपको पता है कि पहले इससे अडयाला जेल के डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जो है मोहम्मद अकरम साहब, वो गिरफ्तार हुए। उनकी निशानदही पर कहा यह जा रहा है कि उनकी निशानदही पर ये लोग गिरफ्तार हुए। इनमें एक स्वीपर है, 2 लेडी वार्डन्स हैं और यानी खवातीन भी 2 हैं। और उन खवातीन के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये खवातीन जो है ये बुशरा बीबी के पैगामात इमरान खान तक पहुंचा रहे थे। इनके मोबाइल फ़ोन भी कब्ज़े में ले लिए गए हैं और जो स्टाफ मौजूद था उनको तब्दील करके नए अहलकार भी सिक्योरिटी और सख्त कर दी है, यानी निगरानी काफ़ी सख्त कर दी गई है। कि ये जो खवातीन थी ये मुबैना तौर पर बुशरा बीबी के, ज़ाहिर है आपको पता है कि बुशरा बीबी भी अडयाला जेल में है, इमरान खान साहब भी अडयाला जेल में, तो वो एक दूसरे को जो मैसेज दिए जा रहे थे, पैगाम रसानी हो रही थी, तो वो कहा यह जा रहा है कि इन खवातीन के ज़रिए वो इमरान खान तक पैगाम पहुँचाए जा रहे थे। अब ये है कि ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं ये तो असल पता चलेगा उनका जब मोबाइल डाटा निकलवा के फोरेंसिक किया जाएगा और उस मोबाइल से पता चलेगा कि और कौन कौन इससे में मुलव्वस है। इस बात से एक चीज़ तो वाज़ेह है कि जो इमरान खान साहब के प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे बल्कि बढ़ रहे हैं। जिस तरह हुकूमत या सिक्योरिटी इदारे इसके ख़िलाफ़ शिकंजा तंग कर रहे हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, तो उससे लगता यह है कि जो कहा जा रहा था कि फ़लान डेट को बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि फ़लान डेट को बाहर आ जाएंगे सितंबर में, अगस्त में, लेकिन जो ख़बरें आ रही हैं, जो हालात नज़र आ रहे हैं, उन हालात के मुताबिक अभी तक मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी को इस तरह की एक्सरसाइज होगी या बहुत जल्दी को इमरान खान साहब बाहर आ सकते हैं। क्योंकि अगर वो स्वीपर्स को भी, लेडी वार्डन्स को भी, उनको भी अब मॉनिटर किया जा रहा है तो डेफिनेटली इरादे थोड़े कह लें कि सख्त हैं और काम भी उन पे जो जिस तरह की उनकी निगरानी है इमरान खान साहब की वो भी ज़्यादा सख्त होगी, बल्कि हो गई है, सख्त होगी। और मज़ीद आने वाले दिनों में ज़ाहिर है ऐसे लोग तैनात किए जाएंगे कि जो लोग किसी किस्म का जज्बा, किसी किस्म की हमदर्दी या कोई ऐसा काम जो कानून के ख़िलाफ़ हो। देखिए कैदी जेल में है
कोई भी है, अगर नॉर्मल सा उसका प्रोसीजर देखा जाए जेल का, तो कैदियों को ये सहूलियत नहीं होती कि फ़ोन पे बात कर सकें। पिछले दिनों आपको भी पता है कि फ़ोन भी पकड़े गए थे, जो डिप्टी साहब पकड़े गए मोहम्मद अकरम साहब, तो उनके पास से मोबाइल वो बातें करवाते थे और उनकी कॉल्स की डिटेल भी आई, कुछ बाहर के नंबर थे, कुछ बैरून मुल्क की सिमें भी वहाँ से बरामद हुई थी। तो इस सारे मामले में अब जो मज़ीद उसके यानी मोहम्मद अकरम साहब के कहने पे बहुत से और लोग सामने आए। इसी तरह कहा जा रहा है कि फैज़ हमीद साहब जो गिरफ्तार हुए हैं, उसके बाद भी बड़े चांसेस हैं कि और लोग भी गिरफ्तार होंगे जो सहूलतकार थे। तो देखना ये है कि आने वाले वक्तों में ये क्या हो सकता है। लेकिन एक बात ये है कि जब तक ये गवर्नमेंट है या जब तक मौजूदा सिस्टम चल रहा है, उसमें मेरे ख्याल के मुताबिक अभी इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलने वाला नहीं है। और एक और बात आपको भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट में इनकी बीवी जो है मोहम्मद अकरम साहब की डिप्टी सुपरिटेंडेंट, जो साबका डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल अडयाला जेल थे, उन्होंने भी एक दरख्वास्त उनकी गुमशुदगी की दायर की हुई है कि उनके खामन का कोई पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ है। दूसरा एक इशू जिस पे हमने बात की थी, कराची के इलाका है जी कार साज, वहाँ पे एक तेज़ रफ्तार लैंड क्रूजर गाड़ी पे एक खातून है जिसका नाम नताशा है। नताशा साहबा जा रही थी, उन्होंने 2 लोग थे, एक बाप और एक उनके साथ उनकी बेटी थी। इमरान आरफ बाप का नाम और बेटी का नाम आमना था। 62 साल के करीब बाइक पे वो जो बाप बाइक चला रहे थे, उनकी उम्र तकरीबन 62 साल के करीब थी और 23 साल उनकी बेटी जो उनके पीछे बैठी हुई थी। सीसीटीवी फुटेज जो आई है मीडिया पे गर्दिश कर रही है, सोशल मीडिया पे भी आप लोग देख सकते हैं कि वो सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि पीछे से कार आई, यानी वो जो जीप थी, कार एसयूवी थी या लैंड क्रूजर थी, वो पीछे से आई और उसने मतलब बेरहमाना तरीके से टक्कर मारी और वो गिर पड़े और मौके पे ही जान बहक हो गए। और उसके आगे एक गाड़ी जा रही थी जिसका कलर था ग्रे कलर की, वो एक गाड़ी थी और वो शायद कोरोला थी, वो जा रही थी, तो वो उसके बाद उस गाड़ी ने उस कार को भी हिट किया, तो जिससे राइट लेफ्ट पे जो लोग बैठे हुए थे तकरीबन 4 लोग मजीद जख्मी हो गए, जो शदीद जख्मी हुए, और 3-4 लोग जो मामूली जख्मी हुए। बहादुराबाद में मुकदमा दर्ज कर लिया गया पुलिस स्टेशन में, और उनका कहना था कि ये जो खातून है, ये पुलिस का कहना है, ये दानिश इकबाल साहब है जी, गुल अहमद एक एनर्जी कंपनी है, गुल अहमद बड़ा सेटअप है उनका, ये उनकी वाइफ है, गुल अहमद एनर्जी लिमिटेड इनकी है, चेयरमैन है दानिश इकबाल साहब। फिर उसके अलावा गुल अहमद वाटर पावर लिमिटेड है, गुल अहमद इलेक्ट्रिक लिमिटेड है, गुल अहमद सोलर पावर लिमिटेड है, इसके अलावा ये मेंबर पावर कंपनी लिमिटेड है, मेट्रो पावर कंपनी है, उसके भी ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सीईओ है, चेयरमैन है। मेट्रो सोलर पावर लिमिटेड है, उसके भी ये डायरेक्टर है। पाकिस्तान विंड एनर्जी एसोसिएशन है, उसके भी फाउंडर हैं दानिश इकबाल साहब, जिनकी ये वाइफ है नताशा साहबा। मेट्रो कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, उसके भी ये डायरेक्टर है। मेट्रो एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड, दानिश इकबाल साहब, जिनकी ये बीवी है नताशा, जिनसे ये गाड़ी जिन्होंने हिट की है, और जो एक बाप बेटी मौके पे जान बहक हुए, 62 साल और 23 साल। 23 साल में इंसान थोड़ी मरता है, एक जवानी मरती है, एक ख्वाब मरते हैं, और बड़ी हसरतें होती हैं। वो बूढ़ा बाप जो लेके जा रहा था, वो भी हो सकता है कहीं 6:30 बजे का ये वाक़या है, किसी जॉब से उसको वापस लेके आ रहा, कोई इंट्यूशन से वापस लेके आ रहा होगा। उसने भी ख्वाब देखे होंगे कि उसकी बेटी 23 साल की है, जब 40 साल में 30 साल में पहुंचेगी तो कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम देगी, कि उसने भी मुस्तकबिल के सहारे ख्वाब देखे होंगे। लेकिन एक अमीरजादी की लापरवाही इसको कह लें, ज़ाहिर है जानबूझ के तो उसने भी नहीं मारा होगा, ज़ाहिर है कॉन्सिक्वेंसेस सबको पता कि अगर आप किसी की जान लेते हैं जानबूझकर या अनजाने में, तो आपको उसका बहरहाल खमियाजा तो भुगतना पड़ता है। ये खातून साहबा इस हिट के बाद आज जो खबरें आ रही हैं इस खातून के मुतालिक, वो ये कहा जा रहा है कि ये खातून ने मुबैना तौर पर नशा किया हुआ था। खैर मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि जब तक आप वो एक रिपोर्ट नहीं आ जाती, मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं हो जाता और उसकी रिपोर्ट नहीं आती कि नशा किया है या नहीं किया,
تو اس وقت تک میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ باتیں کسی کے متعلق، ٹھیک ہے ایک حادثہ ہو گیا، اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے، لیکن اس کے بارے میں کیا سرائیاں کہ شراب پی ہوئی تھی یا نشہ کیا ہوا تھا، یہ جب تک میڈیکل رپورٹ نہیں آتی اس وقت تک گریز کرنا چاہیے۔ ہاں یہ بھی ہو جاتا ہے سم ٹائمز کہ آپ سے حادثہ ہوا تو آپ پھر اپنے اس میں حواس میں نہیں رہتے، آپ ٹراما میں چلے جاتے ہیں۔ پاسبل ہے کہ وہ خاتون بھی اس حادثے کے بعد ٹرامے میں چلی گئی ہوگی، لیکن بہرحال یہ بڑی لاپرواہی، بڑا غلط، دو انسانی جانیں چلی گئیں، اس سے بڑی لاپرواہی کیا ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے اس کی سزا ان کو ملے گی، یقیناً قانون اپنی کارروائی کرے گا، لیکن پاکستان میں آپ کو بھی پتہ ہے کہ قانونی کارروائی کیا ہوتی ہے، اور بڑی بڑی ٹکریں، بڑے بڑے لوگ جہاں بحق ہو جاتے ہیں، لیکن جن کے پاس پیسہ ہے وہ ظاہر ہے اس پیسے کے زور پہ بے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، ہم نے ماضی میں بھی دیکھا۔ خیر اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں جی۔ اگلی خبر ہے جی، نیب نے ایک اور ریفرنس دائر کر دیا ہے عمران خان صاحب، جو یہ ہے احتساب کی عدالت ہے، اس میں انہوں نے یہ ریفرنس بھیجا ہے جی۔ دو اہلکار ہیں، ان کے ڈپٹی ڈائریکٹر جن کی طرف سے یہ دائر کیا گیا ہے، اور انہوں نے اڈیالہ جیل میں، تو آلریڈی آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے خان صاحب نے 13 جولائی کو ان کی گرفتاری ہوئی تھی، ایک ریفرنس وہ توشہ خانہ سے میں بھگت چکے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ 37 دن کا جوڈیشل ریمانڈ بھی پورا کر چکے ہیں، 37 دن کسٹڈی میں رہے نیب کی، اور اس کے بعد ان کو جوڈیشل کر دیا گیا تھا، اور اس جوڈیشل کے بعد اب اس کا پتہ نہیں کیا معاملہ بنے گا پچھلے ریفرنس کا، لیکن نیا ریفرنس ضرور آ گیا۔ اس نئے ریفرنس میں ایڈمنسٹریٹو جج ہیں جی احتساب عدالت کے، ان کو یہ کیس چلا گیا۔ اب انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے یا تو یہ کیس جو پہلے بھی وہ خود یہ جج سن رہے ہیں، توشہ خانہ کا کیس ہے، اور اس کے بعد پاسبل ہے کہ یہ یا تو یہ خود کیس سنیں گے یا کسی اور جج کو یہ بھیج دیں گے کیس۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اتنے دنوں کے بعد ایک نیا کیس، وہ میں نے آپ کو کہا تھا ایک دو افسران ہیں جنہوں نے یہ ریفرنس بھجوایا ہے، ایک کا نام ہے جی ہارون اور دوسرے صاحب کا نام ہے وقار الحسن صاحب۔ ابھی دیکھنا یہ ہے کہ یہ نیا کیس کتنا سٹرونگ بنایا ہے خان صاحب کو فکس کرنے کے لیے، کیونکہ پہلے ایک جو کیس بنایا گیا ہے اس کیس میں وہ 37 دن کی سزا بھگت چکے ہیں، یعنی جوڈیشل کسٹڈی میں رہ چکے ہیں، لیکن اس کا بھی ابھی کوئی نتیجہ نہیں، اس کا فیصلہ نہیں کوئی آیا، ابھی تک کوئی فائنل اس کا نہیں ہوا۔ لیکن اب جو نیا کیس ہے، کیا گورنمنٹ نے یا اداروں نے ان کو فکس کرنے کے لیے پراپر اس کا شواہد اکٹھے کیے ہیں جس کی بنیاد پہ خان صاحب کو کوئی پرابلم ہو سکتی ہے؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ بجائے اس کے کہ انہوں نے کوئی کیا ہوگا ایسے ہی کیس بنا دیا، ایسا نہیں ہوا۔ اس دفعہ انہوں نے بڑے سالڈ قسم کے ایویڈنس کلیکٹ کیے ہوں گے، اور اس کے بعد یہ کیس دائر کیا ہوگا، جس میں خان صاحب کو اب بڑی جلدی بچنا بظاہر مشکل نظر آ رہا ہے، کیونکہ اگر اور کیسز میں جس طرح ان کی ضمانتیں ہو رہی ہیں، تاکہ ایک ریفرنس، اس کا آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب ریفرنس دائر کر دیا جاتا ہے تو 30-40 دن کا وہ جو ریمانڈ ہے یا جو ان کی کسٹڈی میں رہنا ہے وہ تو پکا ہوتا ہے۔ تو خان صاحب پہلے 37 دن بھگت چکے ہیں، اب اگلا ان 13 جولائی سے 19 اگست تک 37 دن یہ اس میں کسٹڈی میں رہے نیب کی میں، اس کے بعد یہ جوڈیشل ہو گئے تھے، اور اب نیا کیس ہے۔ خیر اس سے اگلی خبر کہ آمنے سامنے آ گئے نون لیگ اور پیپلز پارٹی اتحادی ہیں، آپ کو پتہ ہے فیڈرل میں، اور یہ آمنے سامنے آئے اس طرح کے، آپ کو پتہ 2 دن پہلے نواز شریف صاحب اور مریم نواز شریف سی ایم پنجاب یہ بیٹھی تھی، ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے پنجاب کے لوگوں کو 14 روپے جو 500 سے کم تک کے جو یونٹ بجلی کے استعمال کر رہے ہیں یوزرز ہیں ان کو ریلیف دیا تھا، جس پہ بڑی تنقید ہوئی۔ بڑے لوگوں نے کہا کہ جی یہ ریلیف صرف پنجاب میں کیوں ہے، سندھ میں یا پورے پاکستان میں یہ ریلیف کیوں نہیں مل رہا؟ تو اس کے جواب میں یہ تنقید تو ہوتی رہی، اس کا جواب دیا آج شہباز شریف صاحب نے کہ یہ پنجاب نے اپنے ترقیاتی فنڈ سے، اپنے پیسے سے 18ویں ترمیم کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی پروونسز ہیں وہ باختیار ہیں، وہ اپنی اپنی مرضی کے کام کر سکتے ہیں۔
तो उन्होंने अपने फंड से ये रिलीफ अपने सूबे की आवाम को दिया, जिस पर हाफिज नईम साहब ने ये कहा कि हम इसको, जमात इस्लामी के जो सरबराह अमीर हैं उन्होंने कहा कि हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आज शर्जील मेमन साहब ने बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा जी कि ये हम बहुत सारी चीज़ें जो पंजाब कर रहा है वो हम, एक भाई, बड़ा भाई, उनका जो एग्जैक्ट फिक्रा था, छोटा भाई बिजली महंगी करता है तो बड़ा भाई बिजली सस्ती करता है, ये सब ड्रामा कर रहे हैं। तो ये हम इसको इस तरह की अल्फाजबाजी, उसके जवाब में मरियम ने उससे पहले भी ये कहा था कि ये जो प्रोटोकॉल का नाम नहीं किसी का लिया था, लेकिन ये कहा था कि प्रोटोकॉल का जो पैसा, बहुत ज़्यादा आवाम का पैसा प्रोटोकॉल पे लगाना, ये क्या अक्लमंदी है, ये बेवकूफ़ी है। इस तरह वो लफ्ज़ों के जो तीर है वो एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। अभी बराह रास्त नाम एक दूसरे का नहीं ले रहे, लेकिन लग ये रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है, क्योंकि सियासत की ये कह लें कि जिस तरह जमहूरियत का हुस्न होता है ना, सियासत का भी ये हुस्न है कि लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। तो लगता है कि एक दफ़ा फिर इनकी जो मामलात है वो शायद अगर इसी तरह चलता रहा और बड़े लीडर मैदान में कूद पड़े। पहले तो वो छोटा सा ना वो टीजर लगाते हैं कि आपने अपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को खड़ा कर दिया, उसने क्यों बयान दे दिया, दूसरा जवाब उन्होंने दे दिया। तो बराह रास्त ना नवाज शरीफ साहब करेंगे, ना जरदारी साहब करेंगे, ना मरियम करेगी, ना बिलावल करेंगे। तो इस तरह ये एक ट्रिक्स होते हैं कि मैसेज देना होता है, उसके बाद बड़े आ जाते हैं, चलो यार सुना चला करो, छठो पर लड़ाई ना करो। तो ये थी आज की खबरें। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।